नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अनुभव क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं गाइस। जैसा कि आज हमारे द्वारा संस्कृत का ये महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण टॉपिक महेश्वर सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं। बस महेश्वर सूत्र एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। कुछ लोगों को महेश्वर सूत्र याद नहीं होते हैं, आज मैं याद करा दूंगा। केवल आप मेरे इस वीडियो में अंततः बने रहिएगा। मैं एक झटके में याद करवा दूंगा कि जो आपको बहुत कठिनाई हुआ करती थी कि महेश्वर सूत्र बहुत लंबे हैं, हम याद नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। आज सारा कुछ भूल जाइए, आज बिल्कुल भूल जाइए। आपको ये मेरी गारंटी है, मैं याद करवा दूंगा। ये मेरा वादा है कि मैं याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि महेश्वर सूत्र होता क्या है। महेश्वर सूत्र होता क्या है और महेश्वर सूत्र आए कहाँ से हैं। आपको तो पता है कि महेश्वर सूत्र भगवान शिव जी के डमरू से निकलकर ये 14 सूत्र महेश्वर सूत्र बन के आए, इसीलिए हम इन्हें महेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और महेश्वर सूत्र को हम अन्य और नामों से जानते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ ध्यान से देखिए, कहीं आप डिस्टर्ब मत होइए, केवल पूरा कंसंट्रेट यहाँ कीजिए मेरे इस व्हाइट बोर्ड पे। आइए देखते हैं यहाँ पे महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे शिव सूत्र भी कहा जाता है, उपदेश सूत्र भी कहा जाता है। उपदेश सूत्र, आगम सूत्र, नाम सूत्र, धातु सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, अब यहाँ पे महेश्वर सूत्र को इन अन्य नामों से और भी जाना जाता है। अब जैसे यहाँ कहा गया कि शिव सूत्र, अर्थात शिव सूत्र जो है भगवान शिव जी के डमरू से निकला, इसलिए इसे शिव सूत्र कहा जाता है। दूसरे नंबर पे उपदेश सूत्र मतलब महर्षि पाणिनि ने जब इनके डमरू की आवाज को सुना तो क्या किया, उन्होंने उपदेश देने लगे कि ये डम डम की आवाज नहीं है, ये भोलेनाथ जी के डमरू से सूत्र निकले हैं। तो इसे मैं उपदेश सूत्र का नाम महर्षि पाणिनि ने दिया। और फिर आगम सूत्र, ये आगम का मतलब क्या होता है कि इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं उनको पहले से पहले ही इस चीज के बारे में पता हो जाए। दूसरा नाम सूत्र है, यहीं से पूरे संस्कृत की रचना की गई है, इसलिए इसे नाम सूत्र कहा जाता है। फिर आता क्या है, धातु सूत्र रूप, धातु, संधि, समास सब कुछ यहीं से बना है, तो इसलिए इसे धातु सूत्र भी कहा जाता है। और फिर लास्ट में क्या है, प्रत्याहार सूत्र, यहीं से हमारे प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार कितने होते हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं, लेकिन महर्षि पाणिनि ने क्या किया, 43 प्रत्याहारों का निर्माण किया। अगर एक चीज और बता दूं, अगर प्रश्न में कभी भी प्रत्याहारों की संख्या पूछ ले आपसे तो क्या करना, अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हों, दोनों ऑप्शन 42, 43, 48, 50 दिया हो, तो सीधा यहाँ पे 48 में लिखे दे रहा हूँ, 50 लिखेगा। ये ए ऑप्शन हो गए, ये बी हो गए, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो आप किस पर टिक करेंगे, इस 43 वाले पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा ये, क्योंकि इसे महर्षि पाणिनि ने बनाया। जबकि 42, अगर मान लो यहाँ पे केवल 42 हो या 43 तो सबसे प्रधान तो यही होगा। मान लो यहाँ 44 हो गया तो फिर आप इस पे टिक करना। अगर दोनों दिया हो तो आप इस पे टिक ना करके इस पे टिक करना, सही रहेगा। एकदम 100% यही सही है कि 43 प्रत्याहार जो है महर्षि पाणिनि ने माना है।
ठीक, आया समझ में। चलिए देखते हैं अब क्या महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, कितने होते हैं? 14। 14। जैसे कहा गया है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्का नौ पंचवास वारम, 9 5 14 हुआ, 9 पंच वारम। कुछ दिन बाद मैं आपको एक इंग्लिश वो गिनती का फार्मूला बताऊंगा कि आप अगर 100 200 सैकड़ा तक की गिनती का आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ये इसके बाद मैं गिनती का फार्मूला बताऊंगा। अभी तो ये मेरा फार्मूला चल रहा है महेश्वर सूत्र का। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला पहला सूत्र क्या है। पहला सूत्र हमारा क्या है? आई उड़, आई उड़। फिर क्या है? रिलिक। फिर क्या है? ए ओंग। फिर क्या है? ए औच। अब ए औच क्या है? अब यहाँ से संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। अच का निर्माण हम कैसे करेंगे? तो आइए यहाँ देखते हैं कि इसका जो है स्वर का ये वाला पहला शब्द और अंतिम शब्द हम लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब आ को लिखा और चा को लिखा तो क्या हमारा बना? अच बना, अच बना। अब ये देखते हैं कि अच अच स्वरों के अंदर अच प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आते हैं। ठीक, अच का मतलब हुआ स्वर, तो अच में स्वरों की संख्या कितनी हुई? 9। अब 9 कैसे हुई? आप यहाँ से ये करना, जो हलंत वर्ण है, हलंत वर्ण है, उनकी गणना हम नहीं करते हैं। हलंत वर्णों को इत वर्ण की संज्ञा दी जाती है। ठीक, याद रखना, हलंत वर्णों की गिनती कभी नहीं की जाती, केवल ये इत वर्ण होते हैं, इत वर्ण की संज्ञा दी जाती है। अब यहीं से क्या करते हैं, ये जो प्रथम 4 सूत्र हैं, प्रथम 4 सूत्र यहाँ से मैं कट किए दे रहा हूँ। ये हमारे जो प्रथम 4 सूत्र हैं, 2 3 और ये 4, प्रथम 4 सूत्र में हमारा पहला अक्षर पहले सूत्र का अक्षर हो गया और लास्ट सूत्र का अक्षर हो गया। तो क्या हमारा बना? अच बना। अच के अंतर्गत आने वाले कितने प्रत्यय हैं या प्रत्याहार बनते हैं? तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम इन 2 लाइनों का देखेंगे। तो यहाँ पे हमने का को उठाया, तो यहाँ से अच प्रत्याहार के अंतर्गत आप देखना क्या? प्रत्याहार, प्रत्याहार। अब इसके अंतर्गत अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने प्रत्यय बनते हैं या कितने प्रत्याहार बनते हैं? अब यहाँ पे क्या उठाया हमने? आ उठाया। आ के बाद क्या लिखा? का। अक बना। फिर क्या बनेगा? इक बना, इक प्रत्याहार। फिर क्या बना? उक प्रत्याहार, उक बना। फिर क्या है? आड़ा हम नहीं गिनेंगे, यहाँ से ऋक प्रत्याहार, ऋक प्रत्याहार। फिर लृक प्रत्याहार। फिर क्या है? फिर क्या? अब यहाँ तक हमारा कितने बने? 5 बन गए। अब यहाँ से हम उठाएंगे ए से, ए से कहाँ? चा, एच प्रत्यय, एच प्रत्यय। फिर ओच प्रत्यय, ओच प्रत्यय। फिर एच प्रत्यय, फिर औच प्रत्यय, औच। कितने हुए प्रत्यय हमारे? यहाँ से गणना करो आप, कितने हुए? हुए 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 हुए। आया समझ में कि प्रत्यय कैसे बनाते? आप प्रत्यय कभी भूलेंगे नहीं कि प्रत्यय बनता कैसे है, कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे मैं 1 मिनट इसको मिटाए दूं, ये मिटा दूं, आपकी ये समझ में आ गया होगा, प्रत्याहार समझ में आ गया। अब यहाँ से 1 मिनट, एक मिनट, ये मिट गया।
अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसमें मुख्य स्वर कितने होते हैं। मुख्य स्वर कितने होते हैं, तो मुख्य स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं, यहाँ से ये और ये, इसको हम नहीं गिनेंगे, हलंत वर्णों को हम गिनेंगे ही नहीं। तो कितने हुए मुख्य स्वर, मुख्य स्वर कितने होते हैं, 5। फिर संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त, संस्कृत में संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, ये 2 ऊपर, ये 2 नीचे, 4 हुए। आया समझ में। अब यहाँ से आपको क्या मिला कि अचों की संख्या जो होती, चाहे अच कहो चाहे स्वर कहो, संस्कृत में हम स्वरों को अच कहते हैं। अच की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। मुख्य स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आया समझ में। अब देखते क्या है हम यहाँ पे, व्यंजन, कि व्यंजन कैसे बनेगा, व्यंजन कैसे, यानी कि हम व्यंजन को क्या, संस्कृत में जैसे यहाँ पे है वर्ड दिया हुआ है और कुछ दिया हो, आइए देखते हैं, समझते चलते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ से हमारा 5वां सूत्र स्टार्ट हो जाता है। 5वां सूत्र कहता है वरट, है वरट, है वरट। आप यहाँ पे अच सीख लिए, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हा उठाया, यहाँ पे हमने लिखा हा और लास्ट में क्या है, ला। तो क्या बना हमारा, हल। हल अर्थात व्यंजन, व्यंजन। संस्कृत में हम व्यंजन को हल कहते हैं और व्यंजन ही हल होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि है वरट, है वरट। फिर क्या है, 6वें नंबर का है लड़, 7वें नंबर पे है नियम गणनम, 8वें पे है ये, 9वें पर ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 और ये 14। अगर आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले क्या कि महेश्वर सूत्र में या आगम सूत्र में कितने हलंत वर्णों की संख्या होती है, कितने हलंत वर्णों की संख्या होती है, तो आप सीधा सीधा रखेंगे क्या कि जब 14 महेश्वर सूत्र हैं, जब 14 महेश्वर सूत्र हैं तो क्या होगा, 14 ही तो होगा, 14 ही तो होगा। ठीक, आया समझ में, 14 ही होगा ना, आया समझ में। हलंत वर्णों की गिनती कितनी होगी, 14। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हमने मिटाया, 14 हुआ। अब देखते हैं एक, अब यहाँ पे प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हल, यहाँ पे हमने ला लिखा था ना, तो ये व्यंजन बनाने के लिए हैवरट यानी 5वां सूत्र प्लस लास्ट वाले सूत्र का अंतिम अक्षर हम उठा के जब रखते हैं तो हमारा हल का निर्माण हो जाता है। हल को ही हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट क्या होगा, या से, या से स्टार्ट हुआ ना। अब या से कहाँ तक चलेंगे हम, कहाँ तक चलेंगे, ला। या से हम ला तक चलेंगे। ला तक हम चलेंगे। ठीक, तो हल बना, ये यहाँ से जैसे आपने यहाँ पे बनाया था वैसे सेम ये भी बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से कि महेश्वर सूत्र एक ही बार में आपको मैं याद करवा दूँ। ठीक, अब यहाँ पे कहानी क्या स्टार्ट हो जाती है कि माना कि गांव देहात में, गांव में एक जो है शादी होती है, तो शादी में क्या होता है, यहाँ पे कहता हाय रे, हाय रे वर तो लड़ गया, हाय रे वर तो लड़ गया। तो क्या हुआ, हाय वरट, हाय रे वर तो लड़ गया। तो क्या हुआ, लड़ गया, हाय रे वर तो लड़ गया। तो यहाँ से हमारा लड़ गया, कैसे लड़ा, 6 फैरा लेके लड़ा। 6 फैरा लेके, आप तमंचा जानते हो, उसमें 6 गोलियां भरी होती हैं,
तीर छह लेके लड़ गया। कहाँ? जब लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ, तो फिर वहां पे क्या हुआ, तो ये 7वें नंबर का जो सूत्र होता है, 7वें नंबर का ये सूत्र है, ये क्या कैसा सूत्र है कि ये हमारे नाक के आकार का है, नाक के आकार का है, तो इसलिए ये वाले सूत्र को हम नाक के बल से बोलते हैं। कैसे? यम गणनम, ऐसे, ठीक। फिर क्या है, झगड़ा हुआ, तो झगड़े में क्या हुआ, झबई। झबई कब झगड़ा हुआ, लोगों ने पूछा कैसे हुआ, कब हुआ, तो झबई कैसे हुआ कि घट-धस, जब घट-धस हुआ, मतलब वो गिर पड़ा। कैसे गिरा? गिरा और जमीन में धस गया। फिर यहाँ पे घट-धस हो गया, फिर जब गढ़-धस, फिर क्या, आप यहाँ पे 10 देख रहे हो, 10वें नंबर का सूत्र कौन सा है, ये है जब गढ़-धस। जब गढ़-धस, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी आप क्रम भी याद करते रहिए। फिर क्या है, 11वें नंबर का सूत्र। 11वें नंबर के सूत्र में आप ये देखना, ये क्या है, 11 लिखा है। 11 में ये कैसा है, एक ट्रेन की पटरी है। तो ट्रेन में जब पटरी आप बैठे होंगे तो आपने क्या सुना होगा, ट्रेन की आवाज कैसे निकलती है, खप चटत चटतो, खप चटत चटतो, ऐसे निकलती है ना। तो आप कैसे, 2 स्टेप में याद रखना, क्योंकि सबसे लंबा यही सूत्र है, सबसे लंबा यही सूत्र है। आप 2 स्टेप में याद रखना, वैसे भी एक स्टेप में आप बोल ही नहीं सकते हो। कैसे? खप चटत, यहाँ से रोक देना, फिर चटतो, खप चटत चटतो। फिर क्या हुआ, अगली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती, कपय। कपय, कपय मतलब ये 11वें नंबर का सूत्र हो गया। कपय मतलब कप। कपों की संख्या क्या हुआ कि हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए, तो रिश्तेदारों में हमारी माता जी ने क्या किया कि कप में उन्हें चाय ना देकर एक गिलास में दिया। तो हमने क्या सोचा कि रिश्तेदार आते रहते हैं, तो इससे अच्छा हम मार्केट जाके, बाजार जाके 1 दर्जन कप ले लें, 1 दर्जन हम कप ले लें। तो जब हमने कप लिया तो कप से कपय बन गया। कपय, एक दर्जन में कितने कप होते हैं, 12 होते हैं, अर्थात ये 12 नंबर का सूत्र हुआ हमारा। फिर क्या हुआ, जब हमने उसमें चाय डाल दी, चाय डालने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, उसने कैसे पिया, सुर 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 पिया ना। तो सस सर, जब हम चाय उसमें डाल दिया, चाय ने उस हमारे रिश्तेदार ने पी लिया, तो क्या हुई, सारी समस्या हल हो गई। आया समझ में, सारी समस्या हल हो गई, सारी समस्या हल हो गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। चले आगे, चलें, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये सा, अब ये 3 सा में कंफ्यूजिंग बहुत होती है। यहाँ पे हमने लिखा सा, और फिर क्या है सा, फिर क्या है सा, ये 3 सा हैं, ठीक। अब इनको पूछा क्या जाता है कि ये कौन से सा हैं, तालव्य सा कौन होता है, दंती सा कौन सा होता है, मूर्धन्य सा कौन सा होता है। तो आइए यहाँ से देखते हैं इसको, क्या कि कौन सा कौन सा है, ठीक। इस सा को जो बोलते हैं तालव्य होता है, तालव्य होता है, ये है तालव्य होता है। ये क्या है, दंती सा है, दंत है। और ये क्या है, मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक कहानी बता रहा हूँ, कहानी फिर से बता रहा हूँ, एक स्टोरी जो कि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक। स्टोरी ये है कि ये जो दंती सा है, ये जो दंती सा है, दंती सा को तो आप बिल्कुल अभी छोड़ ही दीजिए। कंफ्यूजिंग केवल इसमें होती है और इसमें होती है। कंफ्यूजन जो होती है या तो ये सा में होती है या तो ये सा में होती है। तो आप याद कैसे करेंगे, तो सीठी बजी, आप ये सोचना कि सीठी आप कहाँ से बजाते हैं, बिना तालू का सहारा लिए तो आप सीठी बजा ही नहीं सकते। तो अर्थात सी,
ये इसको सिटकारी सा बोलते हैं ना, सिटकारी सा बोलते हैं ना, याद रखना, इसको सिटकारी सा बोलते हैं। तो सीटी, सीटी बजी कहाँ से, कहाँ से सीटी बजती है? तालू से। तालू कौन सा भाग होता है? जो हमारे दांतों के या जीभ के ऊपर वाला भाग, वो तालु भाग होता है, उसी को तालव्य कहा जाता है। और ये सा, तो सा से सरौता, आप सरौता बोलते हैं, सरौता, सरौता। सरौता में क्या होता है? सुपारी काटी, दांतों से दबा लिया, सुपारी काट कर दांतों से चबा लिया, ऐसे याद रखना। दांत या मुंह में डाल लिया, अरे दांतों से तुम चबाओगे ना, मुंह में रखोगे मुंह से, तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सा आया समझ में? ओहो, गड़बड़ हो गया, एक मिनट। ये जो है आपका दंती सा है, दंती है, दांत से है। सुपारी काटी और दांतों से दबा लिया, ऐसे ये ट्रिक यहाँ पे काम करेगी। सरौते से सुपारी काटकर हमने दांतों से दबा लिया, तो अब इसको याद याद रहेगा ना। सीटी कहाँ से बजती है? तालू से बजती है। आप सुपारी कहाँ से, सा से सरौता से सुपारी काटा और सुपारी काट के कहाँ दबाया? दांतों से दबाया ना। तो ये सा जो होता है इसे दंती सा कहा जाता है, इस सा को तालव्य सा कहा जाता है। और ये सा जो होता है, ये वाला सा, ये सा जो होता है आपका मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य होता है। सब ऊपर नीचे हो गया था, सॉरी, आप इसको देखिएगा, वो गलती से लिख गया था, नीचे ऊपर हो गया था, आप यहाँ पे देखना। इस सा को मूर्धन्य कहते हैं, इस सा को दंती सा कहते हैं। जब हमने ये ट्रिक बता दिया कि सुपारी काटकर दांतों से दबा लिया, तो ये सा से सरौता ही हुआ ना, सरौता से काटा और दांतों से दबाया, तो ये सरौता सा जो हुआ दंत से बोला जाता है। और ये सिटकारी वाला सा जो होता है, इसे सीटी हम कहाँ से बजाते हैं? तालु भाग से बजाते हैं, तालव्य भाग से बजाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, तथा दोस्तों से भी शेयर करके मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़वाएं। तब तक के लिए आप इस वीडियो का एंजॉय करें। और एक मिनट में आपको और देख रहा हूँ कि यहाँ पे और तो कुछ नहीं छूट रहा है, एक और कुछ देख लूँ कहीं से छूट तो नहीं रहा। हाँ, एक मिनट, ये जो यहाँ पे ये 6वें नंबर का सूत्र है, ये जो 7वें नंबर का सूत्र है, इसे पंचमाक्षर सूत्र भी कहा जाता है। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर सूत्र भी कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे क्या है, सब लास्ट वाले शब्द हैं, सब वर्णमाला के लास्ट शब्द हैं। एक मिनट और देखना, अभी भी और कुछ बाकी है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको और ले चलूँ कि यहाँ से हा से लेके, यानी कि ये 5 नंबर से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, ये 12 नंबर तक गपे, ये यहाँ से लेकर 5 नंबर से लेके ये 12 नंबर तक क्या है, 12 नंबर तक क्या है?